हमारे इतिहास में भारत की भूमि पर विदेशी आक्रांताओं और हमलावरों ने जब जब भारत को लूटने की और भारत की संस्कृति को नष्ट करने की चेष्टा की है, तब तब भारत माता ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने वीर भूमि की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। भारत माता के ऐसे ही एक सपूत अमर बलिदानी श्री राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 गुरुवार रात के लगभग 12:30 बजे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के नाह गांव में माता मिथिलेश कुमारी व पिता राधेश्याम दीक्षित के घर में हुआ। उनके परिवार में उनके पिताजी पूर्व वीडियो ऑफिसर रहे हैं। राजीव जी के छोटे भाई प्रदीप दीक्षित हैं और बहन का नाम लता शर्मा। राजीव जी के दादा और दादी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान भी दिया था। राजीव दीक्षित जी का बचपन उनके गांव में गुजरा। उनकी उच्च माध्यमिक की शिक्षा फिरोजाबाद के पीडी जैन इंटर कॉलेज में पूरी हुई। राजीव जी बचपन से ही मातृभूमि के प्रेमी थे। इसके साथ वे क्रांतिकारियों से बड़े प्रभावित थे। आइए नाह गांव का वर्णन हम राजीव जी के मुख से सुने। मैं जिस गांव में पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम आपको लिया गया नाह मेरा गांव है अलीगढ़ जिले में, मेरे गांव में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अभी तक नहीं मेरे गांव में। आप कल्पना कर सकते हैं। और मेरे जैसे हिंदुस्तान में लाखों गांव, और मेरे गांव में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, रोड्स भी नहीं है। मुझे मेरा गांव जब जाना होता है तो एक जगह तक मैं गाड़ी से जा सकता हूं, उसके बाद फिर पैदल 5-6 किलोमीटर अंदर इंटीरियर में जाना होता। गाड़ी भी नहीं जा सकती क्योंकि रोड्स ही नहीं है। अपनी उच्च माध्यमिक की शिक्षा पूरी करने के बाद वे इलाहाबाद गए। वहां उन्होंने 1984 में अपनी बीटेक की पढ़ाई इलाहाबाद के जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी में शुरू की थी। वे इलेक्ट्रॉनिक्स व टेलीकम्युनिकेशन में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। तभी उन दिनों राजीव जी का भोपाल गैस हत्याकांड के पीड़ित कुछ लोगों से मिलना हुआ। उनकी पीड़ा देखकर और उन्हें न्याय दिलाने हेतु वे यूनियन कार्बाइड कंपनी को देश से भगाने के लिए कार्य करने लगे। उस दिन राजीव दीक्षित जी ने यह निर्णय लिया कि विदेशी कंपनियों के लूट से हो रहे अत्याचार से देश को बचाने के लिए एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। तभी उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर आज़ादी बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, जिसकी बातें आप राजीव दीक्षित जी के मुख से सुने। अपने देश की परिस्थिति जो है आज की, उसको ध्यान में रखकर हम लोग पिछले कई वर्षों से आज़ादी बचाओ आंदोलन चलाते हैं। उस आंदोलन का परिचय आप सबको है। ये आज़ादी बचाओ आंदोलन 1984 में यूनियन कार्बाइड की दुर्घटना के बाद शुरू हुआ था। भोपाल में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था, गैस कांड हुआ था, भोपाल गैस कांड जिसका नाम था। उस गैस कांड में 3 दिसंबर 84 की रात को 22,000 लोग मरे थे। उन 22,000 लोगों की मृत्यु के बाद हम लोगों ने आज़ादी बचाओ आंदोलन शुरू किया था। और जब ये आंदोलन शुरू किया था तो उस समय उसका एक लक्ष्य था, और लक्ष्य ये था कि जिस अमेरिकी कंपनी ने भोपाल शहर के 22,000 लोगों का खून किया, उसको भारत से भगाना। क्योंकि जिस अमेरिकी कंपनी ने ये दुर्घटना की थी, उस अमेरिकी कंपनी को भारत सरकार कोई सजा नहीं दे पाई थी। भारत सरकार ने तो उस अमेरिकी कंपनी के साथ एक समझौता कर लिया था, और उस समझौते के आधार पर यूनियन कार्बाइड कंपनी को माफ कर दिया था। तब हम लोगों ने उस अमेरिकी कंपनी को भगाने का एक अभियान शुरू किया, जिसमें हम सफल रहे और हमने उस यूनियन कार्बाइड कंपनी को भगा दिया था। राजीव दीक्षित जी और उनके साथियों ने अनेक विदेशी कंपनियों को भारत से भगाया था। सन 1991 में डंकल प्रस्ताव के खिलाफ घूम घूम कर जन जागृति की और व्याख्यान दिए। ये डंकल प्रस्ताव भारत के लिए घातक होने वाला था, क्योंकि इस प्रस्ताव के पश्चात भारत में हर सेवा संस्थानों में विदेशी कंपनियों को घुसने की खुली छूट मिलने वाली थी। गेट करार का प्रमुख आर्थर डंकल जब भारत आया, तब राजीव दीक्षित जी और उनके आज़ादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने आर्थर डंकल को दिल्ली हवाई अड्डे में पीटा था, जिसके लिए उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा। आगे की कहानी आप उनके मुख से सुनिए। मैं एक बार गिरफ्तार हुआ, ऐसा तो होता रहता हम लोगों के साथ। जब ये गेट करार सही हुआ था तो एक अंग्रेज अधिकारी, एक यूरोपियन अधिकारी जिसका नाम था आर्थर डंकल, जिसने डंकल ड्राफ्ट बनाया था, वो भारत की यात्रा पे आया। हम लोग बहुत गुस्से में थे कि इसी आदमी ने देश का बंटाधार किया, सत्यानाश किया, गेट करार इसने सही करवाया, डंकल प्रस्ताव बनाया, इसको हम भारत में नहीं घुसने देंगे। तो हमने दिल्ली एयरपोर्ट पे उसकी पिटाई की थी। मैं थोड़ा अहिंसावादी हूं, लेकिन उस दिन मैंने अहिंसा छोड़ दी थी। आर्थर डंकल को हमने जूतों से पीटा था।
और एयरपोर्ट के लाउंज में पीटा था, पुलिस के सामने पीटा था, और उसको हमने भागने के लिए मजबूर कर दिया था। वो भागा था लाउंज से और रनवे पे दौड़ गया था। मैंने कहा था कि दूसरी फ्लाइट लेके फिर वापस स्विट्जरलैंड चले जाओ, यहाँ घुसने का नहीं दिल्ली में। राजीव दीक्षित जी कोल्ड ड्रिंक्स और हानिकारक पेय पदार्थों के खिलाफ लोगों को सचेत किया और कानूनी कार्रवाई भी की। सन 1991 में राजस्थान के अलवर जिले में शराब का कारखाना लगने एक कंपनी आई थी, जिसको बंद कराने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस घटना में गोलियां भी चलाई गई और उनके पास खड़े एक साथी को लग गई थी। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और गांव वालों के साथ मिलकर ऐसा आंदोलन चलाया कि अंत में उन्हीं की जीत हुई। एक ऐसी अमेरिकन कंपनी को भगाया था हमारे देश से जो दारू बनाने के लिए आई थी। उसका राजस्थान में अलवर जिले में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगने वाला था, जिस प्रोजेक्ट में वो कंपनी हर दिन 4 करोड़ लीटर दारू बनाने वाली थी। आप जानते हैं राजस्थान में भयंकर पानी का संकट रहता है, तो जिस क्षेत्र में पानी नहीं मिलता पीने को, वहां एक अमेरिकी कंपनी का दारू फैक्ट्री बने और उसमें 4 करोड़ लीटर दारू रोज बने और वो बाजार में बिके, तो वो हमें मंजूर नहीं था। हमने उस कंपनी को भी वहां से भगा दिया था। तो ऐसी कई अमेरिकी कंपनियों को भारत से भगाने का एक अभियान, इसी का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन। इसी आंदोलन में मैं लगा हुआ हूं पिछले कई वर्षों से। सन 1995 में राजीव दीक्षित जी ने उत्तराखंड में टेहरी बांध के खिलाफ ऐतिहासिक मोर्चा किया, जहां भयंकर लाठीचार्ज में उन्हें काफी चोटें भी आई। टेहरी पुलिस ने तो राजीव जी को मारने की योजना भी बना ली थी। घायल होने के बाद भी उनका संघर्ष जारी रहा, परंतु भारत सरकार ने बलपूर्वक बांध बनवाया। यह बांध 2006 में बना था। सन 1997 में राजीव दीक्षित जी के जीवन में एक नया मोड़ आया, जब उनका मिलना प्रख्यात इतिहासकार धर्मपाल जी से सेवाग्राम वर्धा में हुआ। धर्मपाल जी यूरोप में काफी वर्ष अध्यापक रहे हैं। उनके सानिध्य में रहकर अंग्रेजों के पुराने दस्तावेजों का अध्ययन करके भारत के इतिहास की सच्चाई लोगों को बताई, ये लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। यह जानकारियां धर्मपाल जी ने कई वर्षों तक यूरोप के देशों में घूम कर और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी से पुराने दस्तावेजों के आधार पर इकट्ठा किया डाटा था। उन दस्तावेजों के आधार पर राजीव दीक्षित जी ने गांव-गांव घूमकर लोगों को ऐसा सच्चा इतिहास बताया जो पहले किसी को नहीं पता था। इसके बारे में आप राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुने। धर्मपाल जी ने ब्रिटिश आर्काइव से कई हजार डॉक्यूमेंट्स निकाले, जिनमें इस प्रश्न का उत्तर था कि इतनी समृद्ध सभ्यता वाला भारत आखिर अंग्रेजों का गुलाम कैसे हो गया। उस समय कोई कैमरा या स्कैनर नहीं होता भी था तो उन्हें लाइब्रेरी के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती थी। वो दस्तावेज उन्होंने हाथ से लिखकर कॉपी किए थे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उस समय बॉल पेन भी नहीं होता था, इंक वाला पेन होता था। और एक बार कॉपी करने के बाद वो कहीं गुम ना हो जाए, इसलिए उसको रिकॉपी करते थे। धर्मपाल जी ने इस कार्य को पब्लिशिंग करवाने के लालच में नहीं किया था। उन्हें बस जिज्ञासा थी कि आखिर क्या राज है कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बना लिया और इस समाज को इतना विभाजित कर दिया। भारत का अतीत क्या रहा, क्या वास्तविक इतिहास रहा भारत का। आप जरा सोचो, अगर हम गरीब होते और भुखमरी के शिकार होते तो अंग्रेज यहाँ 200 साल झक मारते। 200 साल, 2-4 साल में लौट जाते। अगर हम गरीब होते, भुखमरी के शिकार होते तो फ्रांसीसी क्यों आते? वास्को डी गामा क्यों आया अपनी पूरी फौज लेके? सिकंदर क्यों आया यूनान से चलकर यहाँ तक? ये सारे लोग आए क्योंकि हमारे पास कुछ था। हम जो इतिहास पढ़ते हैं वो अंग्रेजों ने हमें गुमराह करने के लिए लिखा है। भारत के पिछले 500 वर्षों के सच्चे इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से आप उनके व्याख्यानों में सुन सकते हैं। मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मेरा नाम राजीव दीक्षित है और पिछले कुछ वर्षों से मैं भारतीय संस्कृति और इस राष्ट्र को बचाने के एक आंदोलन में लगा हुआ हूँ। उस आंदोलन का नाम है आज़ादी बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन सन 1992 से चल रहा है और जब से ये चल रहा है तब से मैं इसमें लगा हुआ हूँ। पेशे से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर रहा और एक रिसर्च प्रोजेक्ट में मैंने काम किया। लेकिन सन 1992 में अपना सारा काम छोड़कर, अपने कैरियर को छोड़कर, अपने सारे धंधे को छोड़कर
राष्ट्र को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के एक आंदोलन में मैं लग गया। मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, बहुत बड़े इतिहासकार हैं। वो बार बार मुझे ये कहते हैं कि देखो, जिस देश में गुलामी आ जाती है, जिस समाज में गुलामी आ जाती है, उस समाज का सब कुछ चला जाता है। उनका ज्ञान चला जाता है, उनकी परंपराएं चली जाती हैं, मान्यताएं चली जाती हैं, व्यवस्थाएं टूट जाती हैं, सब कुछ चला जाता है। तो शायद 1200 साल की गुलामी ने ज्ञान में कुछ कमी लाई हो और ये हम सोचना भूल गए हों। अब इसको मैं समझाता हूं आज के हिसाब से। भारत को 300 साल अंग्रेजों ने गालियां दिया, तुम नालायक हो, निकम्मे हो, नकारा हो, तुम्हारी सभ्यता खराब है, संस्कृति खराब है, तुमको तो कपड़े पहनना भी नहीं आता, तुमको तो खाना खाना नहीं आता, तुमको सभ्यता का कोई रंच मात्र भी अंदाजा नहीं है, सभ्यता होती क्या है, विज्ञान नहीं जानते, टेक्नोलॉजी नहीं जानते, हम तुमको जो सिखा रहे हैं वही सही है। ये हम सुनते रहे सालों साल। तो 300 साल में ये भारत भी सूख गया और इस सूखे हुए भारत ने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को इतना गिरा दिया कि हम मानने लगे कि जो कुछ हमारा है वो सब बेकार है, दकियानूसी है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई विज्ञान सम्मत कुछ नहीं है, और जो यूरोप से आ रहा है वही अच्छा है, वही ताकतवर है। और ये इतना गहरा घुस गया कि हमारा डीएनए बदल गया, हमारा ब्लड बदल गया, शायद हार्मोन्स का बैलेंस चेंज हो गया, शायद बॉडी के केमिकल्स चेंज हो गए। तो हम चूंकि पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म में 84 लाख योनियां हैं, तरह तरह के जीव जंतु हैं, हमारा जन्म किसी भी योनि में हो जाए, हमको भी कोई ऐसे ही मारे जैसे हमने किसी को मारा तो बैलेंस टूटेगा। तो इससे हम अहिंसा की तरफ बढ़ते चले गए। इसलिए हमारे दिल में बहुत ज्यादा चोट लगती है जब गाय हत्या की बात होती है, पशु हत्या की बात होती है। ये हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हजारों साल की मान्यता से हमने ये ग्रहण किया है। हमारा विचलन इसके लिए होता है। और इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो मार के खा जाते हैं, उनको कोई विचलन नहीं है क्योंकि उनके यहां पुनर्जन्म नहीं होता है। और पुनर्जन्म नहीं होता है तो जीव हत्या करना कोई पाप नहीं है, खाओ पियो मौज करो। वो फिलोसफी आई। तो खाओ पियो मौज करने में अगर प्रकृति का नाश होता है तो कर लो। तो उन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई और जो भी साइंस विकसित किया वो सब प्रकृति के नाश पर आधारित है। हमने जो कुछ बनाया साइंस और टेक्नोलॉजी में वो प्रकृति के सहयोग से और प्रकृति के संरक्षण पर आधारित है। राजीव दीक्षित जी के अनुसार अंग्रेजों ने 34,735 कानून भारत को लूटने व अत्याचार करने के लिए बनाए थे और तथाकथित आज़ादी के बाद भी भारत सरकार उन कानूनों को बदल नहीं पाई। यही कारण है कि भारत में आज भी भ्रष्टाचार, गरीबी, बेकारी और भूखमरी जैसी समस्याएं हैं। उनके अनुसार अंग्रेजों ने अपनी संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पारित करके अपने शर्तों पर ऐसे लोगों को देश की सत्ता सौंप दी जो अंग्रेजी मानसिकता के थे, ताकि इसके बाद भी भारत को अंग्रेजों का उपनिवेश बनाकर लूटा जा सके। राजीव दीक्षित जी के अनुसार टैक्स को डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए क्योंकि अधिकतर टैक्स का पैसा नेताओं और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में चला जाता है और देश के नाम पर जो भी विकास होता है वो विश्व बैंक से कर्ज लेकर किया जाता है। विदेशी और स्विस बैंकों में पड़े काले धन को भारत में लाने के लिए, उसे राष्ट्र की संपत्ति घोषित करवाने के लिए राजीव दीक्षित जी ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जिसमें वे 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर लेकर के संसद में काले धन को वापस लाने के कानून बनाने पर दबाव डालना चाहते थे। वे 60 लाख से अधिक हस्ताक्षर लेने में सफल भी हो गए थे। वर्ष 2002 में राजीव जी ने आज़ादी बचाओ आंदोलन की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की और उनका कहना था कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट जैसे कानून खत्म होने चाहिए और दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला आज़ादी बचाओ आंदोलन के पक्ष में सुनाया। परंतु वर्ष 2003 में यूनियन ऑफ इंडिया ने इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में ले गए और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के सारे निर्णयों को ठुकराते हुए आज़ादी बचाओ आंदोलन के सारे विषयों को खारिज कर दिया, यह जानते हुए भी कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट से लोगों को लूटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले से पता चलता है कि राजीव दीक्षित जी क्यों कहा करते थे कि अंग्रेजों के बनाए इन कानूनों से हमें कभी न्याय नहीं मिलेगा। राजीव जी का कहना था कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का षड्यंत्र चलाकर भारत को लूटा जा रहा है। राजीव दीक्षित जी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जीएम फूड, बीटी कॉटन का भी बहुत विरोध किया था। उनका कहना था कि भारत सरकार कृषि पर ध्यान नहीं देती है, यही कारण है कि किसान की हालत अत्यंत खराब है और अधिकतर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं।
1999 से राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों ने देशभक्तों के बीच जागरूकता पैदा की। वे उनके बताए रास्ते पर चलने लगे। सन 1999 में राजीव दीक्षित जी प्रख्यात योग गुरु बाबा रामदेव से मिले। राजीव दीक्षित जी ने बाबा रामदेव के योग प्राणायाम की बहुत सराहना की। राजीव दीक्षित जी वे बाबा रामदेव के मध्य हुए अनेकों चिंतन के बाद उन्होंने देश को स्वावलंबी, स्वदेशी व अंग्रेजों के कानूनों को हटाने की योजना बनाई और 9 जनवरी 2009 में स्वामी रामदेव व राजीव दीक्षित जी ने मिलकर भारत स्वाभिमान संगठन का निर्माण किया। राजीव दीक्षित जी भारत स्वाभिमान के राष्ट्रीय सचिव थे। राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों को सुनकर बाबा रामदेव इतने प्रभावित हुए कि उनके अनेकों व्याख्यान पतंजलि योग पीठ में करवाए। 1 अप्रैल सन 2009 में भारत स्वाभिमान का उद्घाटन हुआ, जिसे आस्था टीवी पर सीधा प्रसारित किया गया। भारत स्वाभिमान के उद्घाटन में राजीव दीक्षित जी ने पहली बार सीधा प्रसारण किया और पूरे भारत के सामने केवल 20 मिनटों में ऐसी जानकारियां भरी बातें बताई जिससे भारत से प्रेम करने वाले राजीव जी को चाहने वाले बन गए। राजीव जी ने स्वामी रामदेव की उपस्थिति में हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में अनेकों व्याख्यान दिए व लोगों को देश में हो रहे भ्रष्टाचार का तथ्यों के साथ सच बताया। राजीव जी ने एक विदेशी कंपनी ITC के बारे में बताया कि कैसे ये कंपनी सिगरेट बनाने के लिए 1 वर्ष में 14 लाख पेड़ काट डालती है और सरकार ने इसे खुली छूट दे रखी है। राजीव दीक्षित जी कहते थे कि एक अंग्रेज TB मैकॉले ने अंग्रेजी संसद को एक चिट्ठी लिखी थी कि IPC से किसी भी भारतीय को न्याय नहीं मिलेगा और हमारी भारत सरकार आज भी उसी पुलिस के कानून को चला रही है। इसी का नतीजा है कि 3 से 4 करोड़ केसेस आज भी अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं और न्याय नहीं मिल रहा है। राजीव दीक्षित जी ने अपने व्याख्यानों में कहा है कि अंग्रेजों के स्वयं के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति की श्रेष्ठता अपनी पराकाष्ठा पर थी। इन गुरुकुलों में छात्रों से अधिक छात्राएं हुआ करती थी, जिनके लिए अलग से अध्यापिकाएं थी। वह शिक्षा हर वर्ग के लिए समान व निःशुल्क हुआ करती थी। मैकॉले के अनुसार भारत को जीतने के लिए उसके चरित्र को तोड़ना सबसे आवश्यक था, जिसके लिए उसने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को गैर कानूनी घोषित कर नष्ट करना शुरू कर दिया। राजीव जी ने गाय की महानता बताई कि कैसे गाय हजारों रोगों को ठीक कर सकती है। अच्छी खेती और देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत जरूरी है और गाय को बचाने के लिए हमें सामने आना होगा। गांव के लोगों के साथ मिलकर गौशालाएं भी बनाई थी। राजीव जी आयुर्वेद, होम्योपैथी, जैविक खेती, भारतीय कानून, इतिहास और भारतीय शास्त्र जैसे अनेक विषयों में गहरा अध्ययन करके इसके ज्ञान को लोगों तक अपनी व्याख्यानों के माध्यम से पहुंचाया था। राजीव जी ने महर्षि वाग्भट्ट के लिखे ग्रंथ अष्टांग हृदयम व अष्टांग संग्रहम के आधार पर स्वस्थ रहने के आयुर्वेदिक सूत्रों को बताया। राजीव दीक्षित जी ने जिन दस्तावेजों का अध्ययन किया उनके अनुसार भारत पहले वर्ण व्यवस्था पर चला करता था और कोई जातीय भेदभाव भी नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों ने भारतीयों को जानबूझकर जाति के आधार पर तोड़ा, भारतवासियों को SC, OBC, जनरल के आधार पर तोड़ा, वे समाज के हर हिस्से में फूट डाल दी। श्री राजीव दीक्षित जी ने आर्य शब्द व सती प्रथा की सत्यता व उत्कृष्टता बताई, जिससे हमारा समाज अब तक अनभिज्ञ था। अंग्रेजों ने हमारी वेद, मनुस्मृति व शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ करके प्रक्षेपपूर्ण गलत इतिहास प्रस्तुत करके अपनी महानतम भारतीय संस्कृति के प्रति दिग्भ्रमित किया। भारत स्वाभिमान के लक्ष्य व प्रचार के लिए हरिद्वार से वे पूरे भारत की यात्रा करने लगे। लगभग आधे भारत की यात्रा पूरी हो चुकी थी। यात्रा के दौरान जब वे उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 26 नवंबर 2010 को गए, उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। उसके पश्चात 27 नवंबर 2010 को 2 विशाल जनसभाएं की। 28 नवंबर 2010 को बिलासपुर की जनसभाओं को पूरा करते हुए वे छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंचे। उनके साथ छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी आचार्य दयासागर व अन्य पदाधिकारी साथ थे। दुर्ग जिले में उनकी 2 जनसभाएं आयोजित थी। पहली जनसभा तहसील बेमेतरा का कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 1 बजे तक चला। इसके बाद का कार्यक्रम जिला दुर्ग में शाम 4 बजे निश्चित था, जिसके लिए वे 2 बजे बेमेतरा तहसील से रवाना हुए। इसके बाद की घटना विश्वास के योग्य नहीं है। जो उस समय उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी दयासागर व अन्य पदाधिकारियों का कहना था कि गाड़ी में बैठने के बाद गाड़ी में ही उनका शरीर पसीना पसीना हो गया। दयासागर ने राजीव जी से पूछा तो जवाब मिला कि मुझे गैस सीने में चढ़ गई है, शौचालय जाऊं तो कुछ आराम मिले।
फिर जब राजीव जी शौचालय के भीतर गए और कुछ देर बाद भी बाहर नहीं निकले तो पूछने पर कोई जवाब नहीं मिला तो दरवाज़ा खोला गया तो राजीव जी पसीने से लथपथ होकर बेहोश पड़े थे। उन्हें तुरंत उठाकर बिस्तर पर लिटाया गया और पानी छिड़का गया। दया सागर ने तुरंत राजीव जी को हॉस्पिटल चलने को कहा पर राजीव जी ने कहा कि नहीं, किसी होम्योपैथी चिकित्सक को दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद होम्योपैथी की दवाएं दी गई और फिर भी आराम न मिलने पर तुरंत सेक्टर 9 भिलाई के इस्पात संयंत्र अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर अच्छी कोई सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें अपोलो BSR हॉस्पिटल में ले जाया गया। राजीव जी एलोपैथी चिकित्सा के लिए मना करते रहे। उनका मनोबल इतना दृढ़ था कि वे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होना चाहते थे। उनका कहना था कि मैंने जीवन भर एलोपैथी चिकित्सा नहीं ली है तो अब कैसे ले लूँ। ऐसा कहा जाता है कि उस समय बाबा रामदेव ने राजीव दीक्षित जी से फ़ोन पर बात की थी और उन्हें ICU में भर्ती होने को कह रहे थे। आखिर में वे ICU में 5 डॉक्टरों की टीम के निरीक्षण में भर्ती कराए गए। दुर्ग की डॉक्टर रेखा मित्तल, जो कि BSD की कॉर्पोरेट मेंबर भी है, पल पल में उनके साथ गहन चिकित्सक कक्ष में उपस्थित थी। उनकी अवस्था और भी गंभीर होती गई और रात्रि के 1 से 2 बजे के बीच डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेमेतरा से रवाना होने के बाद की यह सारी घटना छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी व अन्य पदाधिकारियों के अनुसार है, जबकि वास्तविकता में क्या हुआ था ये तो इन लोगों के नार्को टेस्ट से ही पता चल सकता है। राजीव जी की मृत्यु के अज्ञात कारणों और बिना पोस्टमार्टम कराए ये प्रचार किया गया कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है। राजीव जी के छोटे भाई प्रदीप दीक्षित को रात को 12 से 12:30 बजे के करीब सूचना दी गई और वे सुबह 4 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। स्वामी जी निरंतर रात भर डॉक्टरों के संपर्क में थे। राजीव जी की मृत्यु की सूचना स्वामी रामदेव ने सुबह के योग शिविर में दी। मैं कह रहा था, जो मैं नहीं कहना चाहता था वो आज मुझे कहना पड़ रहा है कि वो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान, अपनी आहुति दे करके हमसे सदा सदा के लिए विदा हो गए। भिलाई से राजीव दीक्षित जी के पार्थिव शरीर को रायपुर के मेडिकल कॉलेज अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय लाया गया। ये सब प्रक्रिया 30 नवंबर 2010 सुबह 9 से 11 बजे तक हुई और इसके पहले भिलाई थाने में सूचना दी गई। राजीव दीक्षित जी के छोटे भाई प्रदीप दीक्षित ने सुबह 11 बजे राजीव के पार्थिव शरीर को विमान में रखकर पतंजलि योगपीठ ले गए। 1 दिसंबर 2010 को राजीव दीक्षित जी का दाह संस्कार कनखल हरिद्वार में किया गया। राजीव दीक्षित जी को चाहने वालों का यह कहना था कि उनका पोस्टमार्टम न हो पाना एक बहुत बड़ी गलती थी। पोस्टमार्टम से सच्चाई का पता लगाया जा सकता था। अधिकतर लोगों का यह कहना था कि जो आयुर्वेद को इतने अच्छे से जानते थे और उनकी पूरी जीवनशैली आयुर्वेद पर आधारित थी, तो ये कहना विश्वासपूर्ण नहीं है कि उनका इस प्रकार हृदयाघात हो सकता है। आपको स्मरण हो तो हमारे देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु भी भारत सरकार के अनुसार हृदयाघात से हुई थी, परंतु अनेकों देशवासी व स्वयं राजीव दीक्षित जी के अनुसार उन्हें विष दिया गया, जिससे कि उनका शरीर काला पड़ गया। ठीक इसी प्रकार की घटना राजीव दीक्षित जी के साथ भी घटित हुई, क्योंकि कुछ लोग जो अंतिम दर्शन करने गए थे उनका यह कहना था कि उनका शरीर भी काला पड़ गया था। इस घटना की एक और समानता यह थी कि शास्त्री जी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और राजीव जी का भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। फिर भी ये गुमराह करने वाला बयान क्यों दिया गया कि उनको हृदयाघात हुआ था।